नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। भारतीय इतिहास का उत्तर भारतीय शासकों और उनकी उपलब्धियों तक ही सीमित रहना उस ललौंधी विचारधारा के कारण है जिसके तहत मुगल महान थे के आगे पीछे का कुछ भी शेष नहीं रहने दिया गया है। नास्तिक लाल इतिहासकारों ने महान का ठप्पा धर्म केंद्रित उन शासकों को ही प्रदान किया जिनकी कार्यशैली मिशनरियों जैसी थी। अपने समय में विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम तालाब निर्माण करने वाले मध्य भारत के राजा भोज हों या कि ऐसी ही जन पक्षधर निर्मिति के साथ साथ एक सशक्त नौसेना गठित कर अपनी गौरव गाथा का दूर सुदूर तक विस्तार करने वाले दक्षिण भारत के चोल राजा राजेंद्र प्रथम हो, कभी महान कहे गए यह तो सोच के परे है। इनको तो पाठ्य पुस्तकों में भी जगह देना उचित नहीं समझा गया। आखिर क्यों? यह प्रश्न अपने दर्शकों के समक्ष छोड़कर आज चर्चा को महान चोल राजा राजेंद्र प्रथम पर केंद्रित करते हैं, जिनकी सामरिक शक्ति ने उत्तर भारत तक अपनी धमक बनाई तो उनकी नौसैनिक ताकत ने पूर्वी एशिया के मानचित्र को बदल कर रख दिया। मैंने संगमकालीन चोल राजाओं पर एक अलग वीडियो बनाया है जिसे मेरे चैनल के आर्काइव में जाकर देखा जा सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं चोल शासन के पुनरोद्भव की। यह समय था वर्ष 850 ईस्वी, जब चोल सामंत दक्षिण भारत में पल्लवों के अधीन कार्यरत थे। पल्लव कमजोर हुए तो इन्हीं समयों में सामंत विजयालय ने तंजौर पर कब्जा कर लिया। पर केसरी की उपाधि धारण कर उन्होंने स्वतंत्र चोल शासन की घोषणा कर दी। विजयालय के पुत्र आदित्य प्रथम, तत्पश्चात परांतक प्रथम और फिर राजराज प्रथम ने चोल शासन को सुदृढ़ता और गौरव प्रदान किया। राजराज प्रथम के उत्तराधिकारी एवं उनके पुत्र थे राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने वर्ष 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक शासन किया है। राजेंद्र चोल की योग्यता ने उनके पिता को पहले ही प्रभावित कर लिया था। यही कारण है कि राजराज ने वर्ष 1012 ईस्वी में उन्हें युवराज बना दिया। पिता अपने शासन समय में ही दायित्वों से स्वयं को मुक्त करते चले गए और युवराज राजेंद्र चोल ने सहयोगी के रूप में अनेक युद्धों में भाग लिया। इसी दौरान उन्होंने रायचूर, दोआब, वनवासी तथा अन्य संलग्न प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। जब वे राजा बने तब तक यह समझ गए थे कि चोल शक्ति का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया। राजराज के शासन समय में लंका पर आक्रमण कर इसके उत्तरी क्षेत्र पर चोलों का अधिकार हो गया था। इस संपूर्ण द्वीप को राजेंद्र प्रथम ने निर्णायक रूप से वर्ष 1017 ईस्वी में वहां के राजा महेंद्र पंचम को परास्त कर अपने अधीन किया। लंका के राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल देश लाया गया, जहां 12 वर्ष रहने के बाद उनका निधन हो गया। यह अलग बात है कि महेंद्र पंचम के पुत्र कश्यप ने चोल सत्ता के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया था। वर्ष 1029 ईस्वी में उसे आंशिक सफलता प्राप्त हुई तथा उसने विक्रम बाहु प्रथम के नाम से अगले 12 वर्षों तक अधिग्रहित क्षेत्रों पर शासन किया। राजेंद्र चोल प्रथम ने पांड्यों तथा चेरों के राज्य पर भी आक्रमण कर अधिकार कर लिया एवं मदुरा को राजधानी बनाकर इन विजित क्षेत्रों पर शासन करने लगा। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि वर्ष 1018 ईस्वी के सैन्य अभियान में राजेंद्र चोल ने न केवल केरल और निकटवर्ती क्षेत्र पर अधिकार किया, अपितु
पुरालेखों के अनुसार उसने समुद्र द्वारा पूरी तरह सुरक्षित अनेक प्राचीन द्वीपों को हथिया लिया, जहां शंखों की ध्वनि होती थी। पश्चिमी चालुक्यों के साथ सतत संघर्ष एवं वेंगी पर विजय भी राजेंद्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियां कही जा सकती हैं। दक्षिण भारत के अनेक राज्यों के विजयोपरांत राजेंद्र प्रथम ने भारत के पूर्वी हिस्सों की ओर अपना सैन्य अभियान केंद्रित किया। उनकी सेना बस्तर और उड़ीसा के वनाच्छादित परिक्षेत्रों को पार करती हुई बंगाल पहुंची। चोल सेना ने पूर्वी बंगाल के राजा गोविंद चंद्र के साथ भीषण संघर्ष किया और उन्हें पराजित कर दिया। इसके बाद राजेंद्र चोल की सेना ने गंगा नदी को पार कर बंगाल के पाल वंशीय नरेश महिपाल पर आक्रमण किया और उन्हें भी पराजित कर दिया। विजयी चोल सेना ने पूर्वी भारत पर केंद्रित अपने विजय अभियान का समापन किया। इस परिक्षेत्र से भारी मात्रा में गंगा जल का संग्रहण किया गया, जिसे राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में नवनिर्मित एक बहुत बड़ी मानव निर्मित झील में संग्रहित करवाया। इस अभियान की सफल समाप्ति के पश्चात उन्होंने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। इसी क्रम में उत्तरी अर्काट में राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। इस विजय अभियान का मूल्यांकन भारतीय दक्षिण और पूर्वी भाग के सांस्कृतिक समन्वयन के रूप में किया जा सकता है। इस अभियान के दौरान अनेक दक्षिणी सामंत बंगाल और मिथिला जाकर बस गए। वहां उनके स्थायी निवास के फलस्वरूप ही बंगाल में सेन राजवंश और मिथिला में कर्नाट राजवंश का प्रादुर्भाव हुआ था। इतना ही नहीं, बंगाल के बहुसंख्यक शैव इस विजय के फलस्वरूप दक्षिण भारत चले आए और वहीं पर स्थायी रूप से रहने लगे। राजेंद्र चोल का पूर्वी भारत अभियान संभवतः वर्ष 1021 से 1025 के मध्य संपन्न हुआ था। भारत को सोने की चिड़िया बनाने में उन राजाओं का बहुत बड़ा हाथ है जिन्होंने समुद्री मार्ग की महत्ता को समझा था। चोलों और चीन के मध्य सामुद्रिक व्यापार अबाध चलता रहा था। यह रास्ता मलाया द्वीप, सुमात्रा, जावा तथा पास पड़ोस के अन्य द्वीपों से होकर गुजरता था, जिस पर राजा श्री विजय का अधिकार था। श्री विजय ने ऐसा शक्तिशाली सामुद्रिक राज्य गठित किया जिसका सागर से होने वाले व्यापार पर नियंत्रण स्थापित हो गया था। राजेंद्र प्रथम से श्री विजय की मित्रता थी, तथापि ऐसा क्या हुआ कि चोल शासक ने अपनी नौसेना इन द्वीपों पर अधिकार करने के लिए भेज दी। रोमिला थापर ने अपनी पुस्तक पूर्वकालीन भारत में चोल राजाओं और उनकी उपलब्धियों पर बात करने में अन्य वामपंथी इतिहासकारों जितनी ही कंजूसी बरती है। तथापि उनकी पुस्तक के पृष्ठ 429 से इस संदर्भ का उद्धरण ले रहा हूं। रोमिला थापर लिखती हैं, राजेंद्र की सेना और नौसेना ने दक्षिण पूर्व एशिया में श्री विजय राज्य के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। यह राय जाहिर की गई है कि यह जबरदस्त अभियान समुद्र पारीय साम्राज्य की स्थापना की इच्छा से प्रेरित था। लेकिन अगर बात ऐसी होती तो इस युद्ध के बाद तटवर्ती क्षेत्रों में भारतीय बस्तियां बसाई जाती और अंदरूनी इलाकों को जीतने का प्रयत्न किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए लगता है कि युद्ध का हेतु भारतीय व्यापारिक हितों की रक्षा करना था। 10वीं सदी तक चीन तथा दक्षिण भारत के व्यापारियों के बीच वाणिज्यिक संबंध कायम हो चुका था। जहाज समुद्र के उन हिस्सों से गुजरते थे जिन पर श्री विजय राज्य का अधिकार था, क्योंकि मलक्का और सुंडा के जल डमरू मध्यों पर उसी का नियंत्रण था।
श्री विजय के शासकों को इस बात का एहसास था कि यदि चीन भारत व्यापार का अंतिम पड़ाव श्री विजय हो तो यह स्थानीय व्यापारियों के लिए अधिक लाभदायक होगा, क्योंकि तब स्थानीय बिचौलिए माल को उनके अंतिम ठिकानों तक पहुंचाएंगे। लेकिन श्री विजय प्रदेशों के भारतीय व्यापारियों पर खतरा आया देखकर चोलराज, जिसका इस व्यापार में अपना निवेश भी रहा होगा, आग बबूला हो उठा। उसने श्री विजय पर आक्रमण कर दिया। स्वयं श्री विजय के अपने व्यापारिक हितों की दृष्टि से देखें तो चीन भारत व्यापार में उसका हस्तक्षेप करना वाजिब था, लेकिन इस प्रसंग में फैसला सैनिक शक्ति से हुआ। यह अभियान सफल रहा क्योंकि मलक्का जल डमरू मध्य से लगे हुए कई रणनीतिक महत्व के स्थान पर अब चोलों का नियंत्रण हो गया था। कम से कम कुछ काल के लिए श्री विजय क्षेत्र से होकर भारत के जहाजों का आवागमन तथा उसकी व्यापारिक गतिविधियां सुरक्षित हो गई थीं। बहुत कंजूसी से की गई इस व्याख्या से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि चोल शासकों का पूर्वी समुद्री मार्गों पर पूर्ण नियंत्रण था, जो एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की दिशा प्रशस्त कर सका। समग्र आकलन कहता है कि लगभग पूरे दक्षिण पूर्व एशिया अर्थात जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, बर्मा, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, बोर्नियो और सिंगापुर तक चोल सेनाओं का वर्चस्व था। राजा चोल की अनेक उपलब्धियां हैं जिन पर अगले अनेक कार्यक्रमों में चर्चा करूंगा। यहां पर यह स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि चोल राजाओं ने अपनी नौसेना को इतना सशक्त बना लिया था कि वे लंका, मलाया, सुमात्रा, जावा जैसे द्वीपों पर अधिकार कर सके। इतिहासकार मानते हैं कि इस नौसेना की दो सबसे बड़ी ताकत थी। पहला उनके आधुनिक और मजबूत जहाज, दूसरा सैनिक हाथी जिन्हें औचक युद्धों के लिए प्रशिक्षित किया गया था। यह सेना इतनी अधिक आधुनिक थी कि उसकी अनेक श्रेणियां थी। तदनुरूप जहाजों के प्रकार व नियंत्रण अधिकारियों के पद थे। उदाहरण के लिए नौसेना का प्रमुख चक्रवर्ती अर्थात स्वयं राजा था। इसी तरह जलाधिपति अर्थात नौसेना का कमांडर इन चीफ, देवार अर्थात बेड़े का कमांडर, गणपति अर्थात फ्लीट स्क्वाड्रन का कमांडर, मंडलाधिपति अर्थात ग्रुप कमांडर, कलापति अर्थात जहाज का कमांडर आदि प्रमुख पद हुआ करते थे। चोल सेना के पास उपलब्ध युद्ध जहाजों में पहले थे धरानी प्रकार के जहाज, जिनकी तुलना आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस विनाशक बड़े जहाजों से की जा सकती है। इनका प्रयोग समुद्र में बड़े युद्धों के लिए किया जाता था। दूसरा प्रकार था लूला, जिसकी तुलना आधुनिक कॉर्वेट से की जा सकती है, जो छोटी लड़ाइयों और सुरक्षा संबंधित कार्यों के काम आती थी। तीसरा प्रकार था वज्रा, जिसकी तुलना आजकल के फ्रिगेट से की जा सकती है। अनेक साहित्यिक साक्ष्य यह भी उल्लेखित करते हैं कि चोल नौसेना में महिलाओं की भूमिका भी महत्व की थी। राजेंद्र चोल के कार्यों पर विस्तार से हम आगे भी बात करेंगे। उपसंहार में यही कहना चाहता हूं कि साहित्य, कला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, मंदिरों के निर्माण, शिक्षा आदि के क्षेत्र में भी राजेंद्र चोल प्रथम के समय उल्लेखनीय विकास हुआ, जिन पर समग्र बातचीत अगली कड़ियों में जारी रहेगी। हमें उन नायकों को जानना चाहिए जो इतिहास की पुस्तकों में अल्प चर्चित रह गए हैं। यकीन मानिए आपके भीतर भारतीय होने का गर्व कई गुना हो जाएगा। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।